अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, बिफ़ोर स्टार्टिंग पैथोफिजियोलॉजी हम लोग को पता होना चाहिए होती क्या है। ठीक है, तो मेरे पास जो बुक है ना, वो इनाम दानिश की है, जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। अच्छा, सिंपल से ना पैथोलॉजी में सिंपल से ये होता है कि हम जो डिज़ीज़ होती है ना, उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब क्या होता है, डिज़ीज़ की हम कौन सी स्टडी करते हैं कि इस एक ऑर्गन में क्या ऐसे चेंज आया, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये डिज़ीज़ हुई है। तो ये किस में आता है? पैथोलॉजी में आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन पैथोलॉजी की। सिंपल से होता है जनरल और क्लिनिकल। क्लिनिकल को हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट्स एसोसिएट होते हैं, यानी कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो चेंज आता है ना, उसकी वजह से। अब अगर बात की जाए जर्नल में सिंपल से ये होता है कि सेल के अंदर जो बेसिक चेंज आते हैं ना, तो उससे हम कहते हैं जर्नल पैथोलॉजी। ठीक है, सेल और टिश्यूज़ के अंदर जो अबनॉर्मल चेंज आएगा, उसकी वजह से डिजीज़ कोज होगी, उसे हम कहेंगे जर्नल पैथोलॉजी। और जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें सारी जनरल पैथोलॉजी है, बहुत कम स्पेशल पैथोलॉजी है। फोर्थ सेमेस्टर में आप स्पेशल पढ़ोगे। अपना स्पेशल पैथोलॉजी में ना सिंपल सा ये होता है कि जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ना, सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के अंदर चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं ऑर्गन्स। और इसी को हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास कौन सी होती है? स्पेशल पैथोलॉजी। अब यानी कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग जो अब ये पढ़ेंगे तो ये किसकी तरफ आती है? स्पेशल की तरफ। अगर ऊपर की बात की जनरल पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन हुई है, अब इन्फ्लामेशन अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ तो वो आगे आप पढ़ोगे। इसमें बेसिकली सिंपल सा बॉडी रिस्पॉन्स करती है इंजरी की तरफ। तो ये हमारे पास जनरल पैथोलॉजी होती है। अब डिज़ीज़ की बात करें तो बहुत सिंपल सा ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी का या ऑर्गन्स का या सेल का, वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स हमें शो होते हैं, साइंस शो होते हैं, सिम्टम्स वगैरह, जो कि हमें ये शो करती है कि हमारी बॉडी अभी नॉर्मल नहीं है। तो ये सब किस में आता है? डिज़ीज़ में आता है। अब हमारे पास डिज़ीज़ की क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसी होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि डिजनरेटिव की, यानी कि जो बोन का मैस वगैरह, यानी कि जो बॉडी का मैस होता है या कोई भी बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है। उसमें होता है, और नियोप्लास्टिक में होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं ना, वो अब नॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक, यानी कि किसी इंजरी की वजह से हम लोग को हो जाती है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इटियोलॉजी होती है। इटियोलॉजी यानी कि वो जो डिज़ीज़ है वो किस वजह से हुई है, उसके पैथोजेनेसी है कि उस डिज़ीज़ को डेवलप जब होना है ना, उस डिज़ीज़ ने, उसके पीछे ऐसा क्या मैकेनिज़्म हुआ कि ऐसा क्या उसमें चेंज आया, तो वो हम किस में पढ़ेंगे? पैथोजेनेसिस में। और मॉर्फोलॉजिकल कि उस बॉडी में क्या स्ट्रक्चरल चेंज आए। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सिंपल सा ये होता है, हम लोगों को जो सिम्टम्स वगैरह शो होती हैं। सबसे पहले इटियोलॉजी है, यानी कि क्या कॉज थी। उसके बाद आते पैथोजेनेसिस, क्या मैकेनिज्म था उसके डेवलपमेंट में। उसके बाद आते मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, ऑर्गन में क्या चेंजेस आए, सेल में क्या चेंजेस आए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, यानी कि उसमें जो फंक्शनल चेंजेस वगैरह आए हम लोगों को। आगे इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी में यानी कॉजेज़ दो हो सकते हैं, जेनेटिकली यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग भी आए, और दूसरे हमारे पास एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि हमने ऑर्गन अपने इन्वायरमेंट से हमने वो एक्वायर्ड किए हैं। सिंपल सा क्या होता है, जेनेटिक में क्रोमोसोम्स की जो नॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे हम कहेंगे जेनेटिक एटियोलॉजी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड में सिंपल सा क्या होता है कि जो हम लोग किसी इन्वायरमेंटल एजेंट्स की वजह से हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो सकते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस में ना अब सिंपल सा ये होता है कि हम लोग ना एक सीक्वेंस चलता है जो कि उस डिज़ीज़ को कोज करवाता है। ये आगे हम पैथोजेनेसिस का ना जो इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर होगा ना, वहाँ पे हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएंगे, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसके साइन क्या थे, उसके सिम्टम क्या थे, उसका ड्यूरेशन क्या था, वो डिजीज़ कब तक वो हुई है। अब ये हमारा मेजर चैप्टर था, सेल इंजरी। अच्छा बच्चों, सेल इंजरी में ना बेसिकली क्या होता है, पहले तो हमें नॉर्मल सेल का पता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, वो हमारा बॉडी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना खुद को अडोप्ट कर लेता है। ठीक है, अपना हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है। ये हमारा नॉर्मल था। अभी हमें पता है ना हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेटिक क्या होता है, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है, कोई भी फिजिकल चेंज आए, इन्वायरमेंट में चेंज आए ना, तो वो खुद को अडोप्ट कर लेती है। ये हमारा नॉर्मल सेल होता है। लेकिन जब सेल इंजरी कैसे होती है, अब जैसे ही क्या होता है, अगर बॉडी में हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलाई आया है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी खुद को नहीं वो कर सकी, मॉडिफाई नहीं कर पाई उसके अगेंस्ट। यानी कि वो स्टिमुलस इतना डेंजरस है कि जो बॉडी की कैपेसिटी थी ना उसको एक्वायर्ड करने की, वो ख़त्म हो गई है, उसको अडॉप्ट करने की ख़त्म, तो वो सारे इंजरी की तरफ जाएगा। उससे पहले सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सेल होता है ना वो हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है, उसके बाद वो इंजरी की तरफ जाता है। अब अडोप्टेशन में सिंपल सा ये होता है, जो हमारा सेल होगा खुद को उस स्टिमुलाई के लिए एडजस्ट कर लेता है, सिंपल सा ये होगा। अब क्या होता है, लाइक अगर देखा जाए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अब एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे मसल्स वर्क करते हैं। अब मसल वर्क करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो मसल्स का साइज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हमने मसल्स ने एक्सरसाइज वगैरह की है, हमने एक्सरसाइज की है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसका साइज़ बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, बेसिकली सेल ने अडोप्ट किया खुद को। अब सेलुलर अडेप्टेशन में सिंपल से ये होता है, जो हमारा सेल होता है खुद को क्या कहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि वो उसके अंदर क्या कर सके, स्टेबल, खुद को अच्छे तरीके से वो कर सके, मैनेज कर सके, सर्वाइव कर सके। अब यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आते हैं ना, हाइपरट्रोफी, फिर एट्रोफी, फिर हाइपरप्लेजिया आता है। अच्छा, हाइपरट्रोफी का आपने सिंपल सा ये याद करना है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। अब हाइपर में क्या होगा, साइज़ और ऑर्गन का साइज़ और टिश्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ सेल्स जो होंगे ना वो नहीं ज़्यादा होंगे। यानी कि जो सेल का साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपरट्रोफी। अब इसमें एग्जांपल क्या है, जो हमारे मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल का जो मैस होता है वो ज़्यादा होता है, हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना हार्ट का, जब एक पेशेंट है उसका प्रोलॉन्ग अरसे तक ना बीपी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हाइपरटेंशन का वो पेशेंट, हाइपरटेंसिव का, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ सेल वो रिमेन द सेम। एट्रोफी में सिंपल सा ये होता है कि जो सेल का, ऑर्गन का जो साइज़ और टिश्यू होते हैं ना वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, और जो उसका मैस होता है, पहले जो मैस होता है उससे भी वो ड्रॉप आउट कर जाता है। अब देखिए एक पर्सन है वो बहुत लंबे अरसे तक भूखा रहता है, स्टारवेशन का वो पेशेंट, ठीक है, उस स्टारवेशन फेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका वेट लॉस होता है, ठीक है, वो वेट लॉस होने से क्या मतलब है कि उसके जो सेल्स ऑर्गन्स का साइज़ होता है वो कम हो गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से वो डेविएट करके कम की तरफ चला गया। इसमें सिंपल सा ये होता है। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ का सिंपल मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होंगे तो ऑर्गन की साइज़ इंक्रीज़ हो गई। नंबर ऑफ़ ऑर्गन इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से कि नंबर ऑफ़ सेल जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ऑर्गन और टिश्यू ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ये जैसे देखा प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस की लार्जमेंट होती है, वो कैसे होती है, बेसिकली जो यूट्रस के सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, उसकी वजह से ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन का साइज़ ज़्यादा होता है। अभी तक मैंने सिंपल से ये बताया कि सेल इंजरी, बेसिकली सेल, नॉर्मल सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल में सिंपल सा ये होता है कि वो खुद को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, ठीक है, कोई भी अगर बाहर से स्टिमुलाई है वो खुद को मैनेज कर लेता है। अडेप्टेशन में क्या होता है, अगर बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलाई जो डेंजरस है, लेकिन बॉडी कुछ हद तक उसको मैनेज करने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसमें हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होती है, एट्रोफी होती है, डिस्प्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया होता है, ये हमारे आगे जाके आएंगे। और सेल इंजरी, अच्छा, जब हमारा जो बाहर का स्टिमुलस था, जो बाहर का चेंज था वो इतना ज़्यादा था कि हमारी बॉडी उसको मैनेज ही नहीं कर पाई उसके अकॉर्डिंग ना, तो फिर वो क्या होगा, वो इंजरी की तरफ जाएगा। उस इंजरी में क्या होता है, और अगर इसमें उस इंजरी में दो टाइप होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब सिंपल से ये होता है, अगर आप वो स्टिमुलाई को रिमूव भी कर देते हो ना तो वो जो बॉडी होती है अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ नहीं आएगी। रिवर्सिबल में अगर हम लोग स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं तो हमारी बॉडी अपने और वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ सिंपल सा ये होया, इफ़ वी रिमूव इट डिनोटिस पैथोलॉजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स विद द व्हेन द स्टिमुलस इज रिमूव्ड और इफ़ द कॉज ऑफ इंजरी इज़ माइल्ड। सिंपल सा यही है कि अगर हम लोग उस स्टिमुलाई को रिमूव कर देंगे तो जो पैथोलॉजिकल चेंज आएगी वो अपने वापस नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ जाएगी, और इरिवर्सिबल में वो चेंज होता है, वो परमानेंट होता है, सेल की डेथ होती है। अब इंजरी की कॉजेज़ क्या आती हैं, सबसे पहले आता है हाइपोक्सिया, उसके बाद आती है फिजिकल एजेंट्स, फिर आते हैं केमिकल एजेंट्स, फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं, फिर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं और न्यूट्रिशन बैलेंस।
अच्छा बच्चों, हाइपोक्सिया का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन लाजमी है। लेकिन हाइपोक्सिया में ये होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल का सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है, बेसिकली सेल इंजरी की कॉज करवाता है। अब इसमें आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स कह लेंगे, इसकी फर्दर लीव कॉजेज़ कह लें। तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन क्यों डेफिशिएंसी है, सबसे पहले आता है इस्कीमिक हाइपोक्सिया। इस्कीमिक में ये होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई यानी कि जो हमारे पास वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनका काम क्या होता है, ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। जब इनमें हमारे पास क्या होगा, अब नॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया कहते हैं हम लोग कि ब्लड सप्लाई ही कम मिलता है। ब्लड सप्लाई के ज़रिए ही ऑक्सीजन जा रही होती है ना बॉडी में, तो ब्लड सप्लाई जब कम मिलेगा तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। एक तो ये कॉजेज हो गया। दूसरा होता है इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड सेकेंडरी टू पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, कि हमारे पास ऑक्सीजन क्या कहते हैं, हमारे जो लीवर होता है ना, उसका काम क्या होता है, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो अगर कोई पेशेंट है, उसको लीवर की या हमारे पास लंग्स की, लीवर कह रही, लंग्स की जो डिसऑर्डर होती है ना, अगर उस लंग्स में क्या होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी। अगर इसमें कोई मसला आएगा तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। उसके बाद आते हैं हमारे पास, अगर जो ब्लड होता है, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, ब्लड के अंदर, चूँकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो इसकी वजह से भी हमारे पास हाइपोक्सिया होगा, इसकी वजह से भी हमारे पास सेल इंजरी कोज हो सकती है। और लास्ट पे आता है टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि जो टिश्यू होते हैं वो ही ऑक्सीजन को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। पहला था सिंपल सा कि हमारी जो ब्लड सप्लाई होता है वो कम हो गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली। दूसरा कि हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली। तीसरा ऐसा होता है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को लेकर ही नहीं जा पा रहा, उस कैरी ही नहीं कर, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, लेकर ही नहीं जा पा रहा। और लास्ट में कि टिश्यू ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ऑक्सीजन को। अब फिजिकल एजेंट्स में सिंपल सा क्या होता है भाई, ट्रोमा हो सकता है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकती है, रेडिएशंस वगैरह हो सकती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन चेंज आ गया, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इंजरी डेवलप हो सकती है। केमिकल एजेंट में ना सिंपल से ये होता है कि केमिकल्स हमारी बॉडी को वो करते हैं, इसमें ग्लूकोज कंसनट्रेशन हो सकती है, हाइपोटोनिक कंसनट्रेशन हो सकती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में हो सकती है, पॉइजन हो सकता है, इसके कोई इंसेक्टिसाइड्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया, इसके अलावा ड्रग्स हो गए, ये सब कुछ सेल इंजरी कोज करवाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स में सिंपल से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये सब कोज करवाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गई। लास्ट में जेनेटिक, यानी कि वो पेरेंट्स से ही बच्चों में आ रहे हैं। और लास्ट में न्यूट्रिशन बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स के लेवल होते हैं ना, उसमें अब नॉर्मेलिटी है। कैसे, अगर वाइटामिन की कमी हो गई, मल्टी वाइटामिन की, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम वगैरह का लेवल, उसके अलावा पेशेंट जो होता है वो माल न्यूट्रिशन फेस कर रहा है, तो ये सब भी हमारे पास किस में आते हैं, सेल इंजरी कोज करवाती हैं। अच्छा बच्चों, इसका बेसिकली अब हमने पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। जो हमारी बॉडी का जो सेल होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो 4 मैकेनिज्म होते हैं, 4 सिस्टम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी। अगर सेल मेम्ब्रेन अपनी, उसकी जो इंटीग्रिटी होगी वो मेंटेन होगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पाएगा, तो सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम सांस वगैरह लेते हैं, और इसके साथ इसी की वजह से एटीपी बनती है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आते हैं हमारी बॉडी में एंजाइम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अगर बनते रहेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, सेल इंजरी से बचाता है और हमारे सेल को मेंटेन करता है। और लास्ट पे क्या होता है, जेनेटिक अपरेटस की जो इंटीग्रिटी होती है ना, वो भी प्रिजर्व रहे, यानी कि जो डीएनए वगैरह होता है ना, उनका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, उसमें अगर कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो हमारा जो सेल होता है प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाता है। लेकिन अगर इन चारों सिस्टम में से किसी एक में भी मसला आएगा, तो हमारे पास सेल जो होता है ना, सेल इंजरी की तरफ सेल जाएगा हमारा। सबसे पहला होता है इम्पेयर्ड सेल फंक्शन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, अगर वही इम्पेयर्ड हो, यानी उसमें कोई पोर्स डेवलप हो गए या कुछ और उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, और ऑटोमेटिकली सेल इंजरी की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर एटीपी की प्रोडक्शन कम हो गई, लास्ट से हमारे पास सेल जो इंजाइम और प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस होती है वो कम हो गई, और इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक अपरेटस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, सेल इंजरी हमारे पास डेवलप होगी।
सबसे पहले आता है हमारे पास इम्पेयर्ड सेल फंक्शन। अगर अच्छा देखा जाए ना, अच्छा बेसिकली ना फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन, फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारे पास ना हाईली एक्टिव रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं जो कि फ़ौरन से जाके ना डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करना शुरू कर देती हैं। अगर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन हो गई है, हमारे पास कैल्शियम का हीमोस्टेसिस लॉस होना शुरू हो गया, कैल्शियम के बैलेंस में अबनॉर्मैलिटी आ गई। इसकी वजह से इसके अलावा हमारे बॉडी में हमारे पास होते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम, अगर वो एक्टिवेट हो गए और इंजाइम जो होते हैं कुछ और बैक्टीरिया वायरस चीज़ फंजाई ये सब कुछ जाके क्या करेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सेल डैमेज होगी, सेल मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेल इंजरी होगी। देखा जाए ना फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, हमारे पास क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं ना बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हमारे सेल्स के आउटर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये सब जाते हैं, ठीक है, और ये जाते ही जाके जो सेल्स के अंदर रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को रिएक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, इसकी वजह से सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। अगर बात कीजिए ना हमारे पास जनरेशन फ्री रेडिकल्स, इसको आप स्किप कर भी सकते हैं। सिंपल सा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं नॉर्मली, और इस तरह इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर मैं इसकी सिंपल सी बात की जाए मैकेनिज़्म ऑफ सेल, मतलब फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या मैकेनिज़्म होता है, किस तरह से वो डैमेज करता है, बहुत सिंपल है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन होती है मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। सेल की और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है तो वो डैमेज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा, और डीएनए भी डैमेज होने की वजह से साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग एंजाइम होते हैं ना, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वो भी लॉस हो जाते हैं, वो भी डैमेज होते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है एटीपी वाला। फ्री रेडिकल डिग्रेडेशन कैसे होती है, हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, हमारे पास डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसमें विटामिन ई और विटामिन सी होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है लॉस ऑफ कैल्शियम हीमोस्टेसिस एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अगर देखा अगर हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम का जो मैकेनिज़्म होता है ना मेटाबॉलिज्म, उसमें अगर अबनॉर्मैलिटी आएगी ना तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। बेसिकली जो हमारे पास अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है ना उसको क्या करेगा, काम डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। अगेन आई एम रिकॉलिंग सिंपल सा यहाँ पे ये होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है उसमें चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहाँ से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब वही जो कैल्शियम होता है ना वो जाके फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट करेगा और जाके सिंपल से फॉस्फोलिपिड्स और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। आगे आता है एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। इसमें सिंपल सा ये होता है C5 हमारी बॉडी में कुछ कंप्लीमेंट सिस्टम होते हैं वो भी एक्टिवेट होकर इनको डैमेज करेंगे। अगर बैक्टीरिया वायरस की वजह से लाइसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली डैमेज होगी। अब एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाए, कैसे कम होगी, अगर बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि एटीपी जो होता है ना बेसिकली एटीपी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। तो इन सब के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए, फॉस्फोलिपिड टर्नओवर करने के लिए या मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड है। अगर एटीपी ही कम हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल ऑटोमेटिकली इंजरी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई एनर्जी है प्रोवाइड करने के लिए, ना ही कोई इसके पास कोई ऐसे कि वो प्रोटीन को बना सके जो कि स्ट्रक्चर को मजबूत कर सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से भी सेल इंजरी होती है। जेनेटिक अल्टरनेशन में सिंपल से हमारे डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल इंजरी की तरफ जाता है। इफेक्ट्स में सिंपल से होता है कि वाइटल इंट्रासेलुलर कैल्शियम प्रोटीन्स होती हैं, इसका माइटोसिस वगैरह में फेलियर हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो भी कैंसर फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं। मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट में सिंपल से ये कुछ ना हमारे पास क्या होते हैं, इंजरियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि अल्कोहल्स हो गए, ड्रग्स हो गई, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, हैवी मेटल्स होती हैं, ये सब भी हमारे पास क्या करती हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं और हमें जाके सिंपल से सेल में इंजरी की तरफ कोज करवाती हैं। अभी तक हमने सिंपल सी पढ़ी है सेल इंजरी की क्या कोजेस थी। अब आगे बात की जाए इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी। अच्छा, इस्कीमिक और हाइपोक्सिक मैंने भी पीछे डिस्कस किया है, इस दोबारा से करती हूँ। अच्छा, इस्कीमिक में सिंपल से ये होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब रिवर्सिबल इंजरी के फीचर्स की तरफ चलते हैं।
अच्छा, सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होती है जब हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिमूव कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। अब इसके क्या फीचर्स होंगे, सबसे पहले तो सेलुलर स्वेलिंग होगी, राइबोसोम्स जो होंगे वो उसकी डिसएग्रीगेशन होगी, और साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस की जो सिंथेसिस होती है वो भी फेलियर हो जाएगी। अब इन पीएच का लेवल कम हो जाएगा हमारे पास, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमैटिन की जो होती है क्लम्पिंग हो जाएगी, और जो माइलिन फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, ब्लब्स टाइप शो हमारे पास फॉर्मेशन शो करते हैं। अच्छा, सेलुलर स्वेलिंग हम लोग पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सेलुलर स्वेलिंग में सिंपल से ही होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं ना, बेसिकली सेल स्वेलिंग क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो पंप होता है ना उसमें फेलियर आ जाता है, जिसकी वजह से पोटाशियम और सोडियम का जो लेवल होता है उसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, एज वी नो कि सोडियम जो होता है उसकी मूवमेंट भी होनी होती है और पोटाशियम की मूवमेंट भी होनी होती है, लेकिन ये कम मूवमेंट किसकी वजह से होती है, पंप की वजह से। अगर वो पंप ही ख़राब हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम का सेल के अंदर एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है, और वहाँ पर वाटर वगैरह हमारी बॉडी के अंदर कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग होती है। अगेन रिकॉलिंग, सिंपल से इसमें ये होता है, सेलुलर स्वेलिंग में जो सेल मेम्ब्रेन का जो पंप होता है ना, उसने क्या करना होता है, सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट करवानी होती है, उस पंप में अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और जो पोटाशियम होता है वो सेल के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड जो उसके बेसिकली उसकी वजह से ना, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो फ्लूइड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करना शुरू कर देता है सेल के अंदर, और इस तरह से वहाँ जाके सेलुलर स्वेलिंग कोज करवाता है। इसके अलावा हमारे पास डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल से ये होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ स्वेलिंग हो गई है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, अच्छा इसके बाद हमारे पास कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेजन्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है। ये सब क्या करती हैं, राइबोसोम को सेग्रीगेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, किससे, राइबोसोम उससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कुछ डिजेनरेटिव ट्यूमर्स हो गए, ये सारी किसकी वो हमारे पास आ जाती है, फीचर्स हम अभी डिस्कस कर रिवर्सिबल इंजरी के। पैथोजेनेसिस में सिंपल से